जो बच्चे इस साल बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एग्जाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में रखे हुए हैं। पेपर का नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक निश्चित आवर्ती दोलक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ लो, और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। यानी कि ए फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर इज, डी पे टिक लगा दो, क्रिस्टल ऑस्किलेटर यानी कि क्रिस्टल दोलक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरसी युग्मित प्रवर्धक में युग्मन संधारित्र का क्या कार्य है। अरे यार, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी होगी तो इसका राइट ऑप्शन आप खुद ब खुद बता दोगे। आरसी युग्मित प्रवर्धक में युग्मन संधारित्र का कार्य है, यानी कि इन है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द कपलिंग कंडेंसर क्या कार्य है। बी पे टिक लगा दो, प्रथम स्टेज के निर्गत भाग के केवल एसी अवयव को द्वितीय स्टेज के निवेश में प्रदान करना, ये इसका कार्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर इज, यानी कि वर्ग बी शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता होती है। तो वो होती है, बी पे टिक लगा दो, 78.5%। अगर क्लास ए के एम्पलीफायर हैं तो 25% इफिशियंसी होती है, क्लास बी के हैं तो 78% होती है, और अगर क्लास सी के एम्पलीफायर हैं तो उनकी जो इफिशियंसी होती है वो 80% होती है। समझ गए इस चीज़ को। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिल सकता है। पीछे हटना नहीं है, अब पीछे नहीं हटना है, अच्छे मार्क्स लाके पास होके दिखाना है। आज देखता हूँ कौन कौन इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करता है, सीखता है। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, हो तैयार? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज इक्वल टू, किसी प्रवर्धक का लाभ होता है। तो ध्यान देना, आउटपुट अपॉन इनपुट, फोकस करो ठीक से, निर्गत अपॉन निवेशी, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ट्रांजिस्टर का शक्ति लाभ अधिकतम होता है, यानी कि किस ट्रांजिस्टर का शक्ति लाभ अधिकतम होता है। द पावर गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज मैक्सिमम इन सीबी मोड, सीई मोड, सीसी मोड या सेम इन ईच मोड, प्रत्येक विधा में समान। तो ये ध्यान देना, ज़्यादातर एम्पलीफायर जो होते हैं ना वो कॉमन एमिटर वाले यूज़ होते हैं। रीज़न यही होता है क्योंकि उनसे जो होता है ना, ये देख लो पावर गेन देख रहे हो, ये मैक्सिमम होता है। समझ गए इस चीज़ को। तो कॉमन एमीटर या कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन एमीटर जो होता है इज अ राइट ऑप्शन। इसी की जो पावर गेन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आता है। देखो, ट्रांजिस्टर वाइसिंग में स्टेबिलिटी फैक्टर एस होता है, यानी कि द स्टेबिलिटी कोफिशिएंट एस इन ट्रांजिस्टर फॉर वाइजिंग इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दो। नहीं है ए वाला तो मतलब धम यार, डेल आई आर है डेल आई आर। क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन है भाई? वैसे तो ए नंबर राइट है, लेकिन यहाँ पे ना डेल आई सी होना चाहिए था आर की जगह, और यहाँ पे ये डेल आई सी वी ओ इज़ द राइट ऑप्शन, तब ये बिल्कुल सही होता। चलो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऑप्शन में गलती हो जाती है। ठीक है, तो ए पे आप टिक लगा दो। तो स्थायित्व गुणांक जो है ना वो डेल आई आर अपॉन डेल आई सी बी ओ है, आर की जगह सी होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है स्टेबिलिटी कोफिशिएंट का। अब स्टेबिलिटी कोफिशिएंट जितना अच्छा हो, जितना कम होगा ना ट्रांजिस्टर, उतनी अच्छे से काम करेगा। ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। आपकी तरह कोई नहीं है, देखो क्लियर बताऊं तो आपकी तरह कोई नहीं, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक उत्सर्जक अनुयायी की निर्गत प्रतिबाधा होती है, एक उत्सर्जक अनुयायी की निर्गत प्रतिबाधा होती है, तो वो लो होती है। कितनी होती है? लो मतलब निम्न। द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ एन एमीटर फॉलोवर इज लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज कौन कौन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताएगा। माइकलसन मोर्ले, बड़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखी है। माइकलसन मोर्ले प्रयोग किस पर आधारित है? तो
माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड अपॉन इंटरफेयरनेस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित है। क्या बताता है, क्या बताता क्या है यार, कुछ तो ये बताता होगा, नहीं मेरे बारे में बताता, अरे नहीं यार आप लोग पढ़ रहे हो आपके बारे में बताता है। अच्छा है भाई, किसके बारे में बताता है, ये ईथर के सापेक्ष पृथ्वी की चाल के बारे में बताता है, ठीक है, पृथ्वी की गति के बारे में बताता है। तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत अपरिवर्तनीय है। इससे बढ़िया तो इंग्लिश बढ़िया है यार। विच ऑफ द फ्लोइंग इज, ठीक है, इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, नॉन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन एक्सेलरेशन पे टिक लगा दो, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेता है, चाहे वो डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो या फिर स्पीड हो, ये सब चेंज होती हैं, ठीक है। बी पे आपने टिक लगा दिया। वे झिझक, अरे यार तुमसे बढ़ के कोई चीज़ है, तुमने जो कह दिया वो चीज़ मैंने मान ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए तरंग फलन का प्रेस सामान्यकरण नियतांक है। द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए ऑफ द वेव फंक्शन इज, ठीक है, यानी कि वेव फंक्शन इज। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताओ बेटा, राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। बी पे आप टिक लगा दो, √1/L। अब ऐसे क्वेश्चन में तो आप तुक्के मार के आओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ये हल करना पड़ेगा आपको। ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0, यानी कि मूव्स विद स्पीड c/√2, व्हाट इट्स मास, यानी कि एक कण जिसका स्थिर द्रव्यमान m0 है, c/√2 गति से गतिमान है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। बी पे आप टिक लगा दो, 1.41 m0 इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। यदि साई इक्वल टू (e⁻⁻x²/2 EIAX एक प्रसामान्यीकृत तरंग फंक्शन है तो ए का मान होगा। वाह क्या बात है यार, बहुत दमदार क्वेश्चन है। और ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, पहले ही बता रहा हूँ, डरना मत, भागना मत, ठीक है। कल पेपर है आपका MGPRE वाला का, और जिन यूनिवर्सिटी का अब तक एग्जाम पेपर नहीं हुआ सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि साइन इक्वल टू (e⁻⁻x²/2 EIAX एक प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है तो ए का मान क्या होगा। चलिए तो 12 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, π/(a⁻⁻1/4), ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। राशि मूड साइन स्क्वायर व्यक्त करती है। तो ये ध्यान देना, एक साइन होता है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट एक साइन स्क्वायर होता है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। और क्या होता है ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा, मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो ये शो करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। ए पे टिक लगा दो, प्रायिकता घनत्व, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मोमेंटम P ऑपरेटर इज गिवन एस, संवेग P का ऑपरेटर है। तो संवेग P का जो ऑपरेटर होता है ना, वो B पे आप टिक लगा दो, ठीक है। -(i)h और डेल्टा, ठीक है, या डेल भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर इज अ राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15। सही संबंध है, सही संबंध जो होता है ना, जो ये ग्रुप वेलोसिटी, यानी द करेक्ट रिलेशन इज, जो ये ग्रुप वेलोसिटी होती है वो ये डब्ल्यू है ना, इस डब्ल्यू की जगह ना ओमेगा करना चाहिए था इन लोगों को, d(ω/d)के, ठीक है। यानी कि VG इक्वल टू d(ω/d)के इज अ राइट ऑप्शन। चलिए डी पे टिक लगा दो 15 में का। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटे जरा फटाफट, तेजी से, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, पर जो चीज़ देखने में ज़्यादा बड़ी लगती है ना, डिफिकल्ट लगती है, वो होती नहीं है असल में, समझ गए। चलिए तो दो तरंग फंक्शन हमें sin1x और sin2x एक दूसरे के लिए असमान्यता कहे जाते हैं यदि, ए पे टिक लगा दो, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन प्लस इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, ये लिमिट दे रखी है, sin1x स्टार sin2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, यह 1 होना चाहिए था। ए और सी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, है भाई, है ना, लग रहा ना आप लोगों को भी। अब दिमाग घूम गया। 16 में का ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, उनके वर्गों में अनुपात होगा 4:1, यही आएगा, आप हल कर लेना, ठीक है, यही राइट ऑप्शन इसका निकल कर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो ज़रा ध्यान से, सही संबंध है, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। आपने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी होगी, लैम्डा इक्वल टू h/p, लैम्डा इक्वल टू h/mc या लैम्डा इक्वल टू h/mb, पढ़ रखी है ना। अरे यार तुमसे बड़े कोई चीज़ है। एक फोटोन की ऊर्जा है,
एक फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। तो कुछ यानी कि क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको दे रखे होंगे जिनकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हो। तो हमें पास होने लायक नंबर नहीं लाने हैं, हमें नंबर लाने हैं टॉप करने वाले, ताकि हम टॉप कर जाएं। यानी कि 75 क्वेश्चन टोटल आपको करने हैं, ठीक है, उनमें से 70 प्लस क्वेश्चन आप सोल्व करो, ऐसी तैयारी करनी है, समझ गए। और इसका सिलेबस तो बिल्कुल सिलेक्टेड है, ये कौन सा कंपटीशन है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डेविडसन तथा गर्म, अरे यार गर्म जर्मर होता है ये, डेविडसन तथा गर्मर का प्रयोग संबंधित है। तो डेविडसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड यानी कि रिलेटेड टू इंटरफेयरनेस, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या फॉस्फोरेंसिस। अरे यार तो काय से संबंधित है? इलेक्ट्रॉन विवर्तन से संबंधित है। अरे यही तो होता है ना इलेक्ट्रॉन विवर्तन, आपने पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? अरे तुमने कुछ ना पढ़ा, तुम तो बस मुँह उठा के सीधे एमसीक्यू देखना है भाई। क्रॉम्पटन इफेक्ट, इन क्रॉम्पटन इफेक्ट द क्रॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्रॉम्पटन्स वेवलेंथ लैम्डा सी व्हेन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज सी इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2। और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला याद है? अरे फॉर्मूला तो याद होगा इसका, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा पी 1 माइनस कोस थीटा, ये क्रॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला होता है ना। तो थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। अपेक्षिकता के आधार पर संवेग तथा ऊर्जा में संबंध है, और वो जो कनेक्शन होता है ना वो ए पे टिक लगा दो, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। जब मैंने ये करवाया था ना आप लोगों को तो बहुत चीख चीख के बताया था कि यार ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये पेपर में आएगा। थ्योरी में पढ़ाई थी उसमें भी, और जितने भी मैंने यूनिट बाय यूनिट एमसीक्यू करवा रखे हैं वहाँ भी। आप प्ले लिस्ट में जाओ, बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स की प्ले लिस्ट में जाओ, ठीक है, और सारे के सारे यूनिट बाय यूनिट सारे के सारे लेक्चर देख लो। यूनिट 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th एंड 8 सब यूनिट के मैंने लेक्चर डाल रखे हैं। घबराओ मत यार, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ यार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23। किसी कण का अपेक्षीय द्रव्यमान वेग के साथ बढ़ता है, वेग के साथ घटता है। तो आगे मत जाओ, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विद वेलोसिटी, यानी कि वेग के साथ हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? अरे यार ये कोई क्वेश्चन पूछने की चीज़ सबको पता होता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है? c होता है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल a होती है। 25 देखो जरा, 25 अपेक्षीय वेग से गतिमान कण की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। और मुझे पता है, अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सबको ये वाला ऑप्शन बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बोला यार बड़ा प्यारा लग रहा है, अल्लाह इस पर दे टिक मारूँ, है ना। लग रहा नहीं पक्का, लेकिन यार जो हम सोचते हैं ना वो होता नहीं है। सी पे टिक लगाओ, एम सी स्क्वायर माइनस के एम नोट सी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि सी स्क्वायर कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो ये बच जाएगा एम माइनस एम नोट, और कितना आ जाएगा हमारा? ये सी स्क्वायर है ना, यही तो आ जाएगा। अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप अभी 4th सेमेस्टर में हो, आप 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे, आप 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, समझ गए इस चीज़ को। चलिए तो 25 का सी पे टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। 26 देखो, माइकलसन मोर्ले के प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर निर्देश तंत्र में निर्वात में प्रकाश की चाल सभी दिशाओं में समान होती है, सभी समों पर समान होती है, इसमें किसी अन्य वेग को जोड़ने पर अधिक नहीं हो सकती है, इसमें पृथ्वी का वेग जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सभी दिशाओं में कैसी होती है? समान होती है। क्या लग रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन है भाई, सभी दिशाओं में समान होती है। ए पे टिक लगा दो, इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ए पे टिक लगा दो। कॉन्फिडेंस हाई रखो यार अपना, इतना गिरना मत दो कॉन्फिडेंस को। 27 देखो, लोरेंज रूपांतरण समीकरण, हरा इंग्लिश में पढ़ेंगे यार, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन चेंज टू गैलोलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन चेंज टू गैलोलियन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो। जब v इज लेस देन टू c, यानी कि जब वेग जो है ना पार्टिकल का वो प्रकाश की चाल से बहुत बहुत कम होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। यदि l लंबाई की भुजा का एक घन एक भुजा के अनुदिश v वेग से गतिमान है, स्थिर प्रेक्षक को उसका आयतन प्रतीत होता है। एक क्यूब ऑफ साइड l इज मूविंग विद ए
वेलोसिटी v पैरेलल टू इट्स ऑन साइड, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज ऑब्जर्व बाई ए यानी कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज़। तो अच्छा क्या लग रहा है, क्या लग रहा है ए। अब मुझे पता है 28 का आप लोगों का जो राइट ऑप्शन है ना वो बी पे जाएगा दिमाग, लेकिन बेटा सी होता है। सी पे टिक लगा दो, एल क्यू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चलिए 29 देखो, ये सब मैंने पढ़ा रखा है यार, तुम लोगों को सब पढ़ा रखा है ये सब। यदि फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष अपेक्षीय वेग भी से धनात्मक एक्स दिशा में गतिमान है तो इसके रूपांतर का समीकरण होगा। ध्यान देना, एक फ्रेम हमारा एस डैश है और दूसरा फ्रेम हमारा एस है, उसके सापेक्ष ठीक है भी वेग से कैसा है वो गति धनात्मक एक्स दिशा में गतिमान है। यहाँ पे वेग लिख दिया, वेग होना चाहिए था, से धनात्मक एक्स दिशा में गतिमान है तो इनके रूपांतरण का समीकरण होगा, इनके रूपांतरण का समीकरण होगा। तो वो जो इक्वेशन होगी इनकी बी पे आप टिक लगा दें, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, ठीक है, यानी कि वाई डैश वाई के बराबर होगा, जेड डैश जेड के बराबर होगा, वट जो टी डैश है वो गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होगा। बी पे आप टिक लगाओ, द राइट ऑप्शन। चलिए 30 देखते हैं। जड़त्वीय फ्रेम का एक उदाहरण है। जड़त्वीय फ्रेम, तो पृथ्वी एक जड़त्वीय फ्रेम है या एक अजड़त्वीय फ्रेम है? कमेंट करके फास्टली बताएं, ये एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, जड़त्वीय फ्रेम का एक उदाहरण है। तो सी पे आप टिक लगा दो, नियत चाल से गति करती एक बस, ठीक है, नियत चाल से गति करती एक बस। चलिए 31 देखते हैं। माइकलसन मोरले प्रयोग किया गया था, ठीक है, यानी कि द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म टू, किस लिए किया गया था? ईथर यानी कि ईथर के सापेक्ष सूर्य की गति का अध्ययन करने के लिए। तो मैंने ये अभी ऊपर ही बताया था, 31 का राइट ऑप्शन मैंने ऊपर ही बता दिया था कि यार ये होना चाहिए। बताया था नहीं बताया था? ईथर के सापेक्ष पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए, समझ गए? ईथर के सापेक्ष पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए आप माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का यूज़ कर सकते हो। 32 देखो ज़रा, माइकलसन मोरले प्रयोग का शून्य परिणाम दर्शाता है। द null रिजल्ट ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स, ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। अरे ए हटा दे, ए अब बेटा हट जा, बी पे टिक लगाओ। ईथर के गैर अस्तित्व को यानी कि नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ ईथर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखो, यदि एक वस्तु प्रकाश की चाल तक पहुंचती है तो इसकी लंबाई क्या लग रहा है आप लोगों को, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? एक वस्तु है प्रकाश की चाल तक पहुंच गई तो लंबाई इसकी बढ़ेगी या घटेगी? अगर बढ़ेगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, घटेगी तो कौन सा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग घटेगी? सी पे टिक लगा दो, शून्य के करीब हो जाती है। कितनी हो जाती है? शून्य के करीब। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 मीटर लंबी वस्तु है और अगर प्रकाश की चाल के बराबर लगभग उसके दौड़ाई जाए तो उसकी लंबाई में कमी आती है, ठीक है, क्या आती है? लंबाई में कमी। और जब प्रकाश की चाल के बराबर हो जाती है तो लगभग शून्य हो जाती है। ये भी क्या? अरे यार लेंथ डायलेशन होता है, टाइम डायलेशन होता है, आपने पढ़ा नहीं है या कुछ भी? कुछ नहीं पढ़ा आपने। अब टाइम डायलेशन पढ़ा है आपने हैं? अगर आप हो, मतलब मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये आप हो और ये आपका दोस्त है, ठीक है, आज इसकी उम्र 16 साल है, इसकी उम्र भी कितनी है? 16 साल है। देखो टाइम डायलेशन क्या होता है, दोनों की उम्र 16 साल है पक्का, ठीक है। अब ये पृथ्वी पर है और ये वाला जो है ना इसको रॉकेट में भेज के और प्रकाश की चाल से हमने इसको दौड़ा दिया, ठीक है, दौड़ा दिया। अब क्या होगा कि जब ये व्यक्ति 4 साल बाद 20 साल का हो जाएगा, समझ गए, तो इसको ये लगेगा कि मैं कुल 25 या 20 मिनट ही बढ़ पाया हूँ, यानी कि इसकी एज 25 या 20 मिनट ही बढ़ पाएगी, ये लगा लो। इसको बोला था टाइम डायलेशन। और ये 4 साल बड़ा हो चुका होगा। मान लो जब 4 साल बाद ये पृथ्वी पर लौटेगा तो समझो अपने दोस्त को ये 4 साल बढ़ा पाएगा और अपने आप 20 से 25 मिनट ही बढ़ पाएगा, ये मान लो। मतलब ऐसा मान लो, समझ गए होगे आप, यानी कि इसको 20 से 25 मिनट ही लगाएंगे, इसको 4 साल लगाएंगे तो इसको 20 से 25 मिनट, बस मात्र इतना समय लगेगा। इसको बोला था टाइम डायलेशन। अब मैं यार कैसे समझाऊँ इतनी छोटी चीज़ पर, आपको ये समझ नहीं पाओगे ना इस चीज़ को, लेकिन फिर ही मैंने बता दिया आपको। 34 देखो, चलिए तो 33 का सी नंबर लगा दिया पक्का, ये वाला शून्य के करीब हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, m बराबर एम नोट अंडर रूट m बराबर एम नोट अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है
वो बेझिझक बी पे टिक लगा दो। 34 का यही राइट ऑप्शन है ना। और फॉर्मूला भी आपने भर भर के पढ़ रखा, ज़्यादा समझाने का मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन बताओ। किसी गतिमान वस्तु की कुल ऊर्जा, द टोटल एनर्जी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। ध्यान देना, गतिमान वस्तु की कुल ऊर्जा है, गतिमान वस्तु की कुल ऊर्जा है। बी पे आप टिक लगा दो, ई बराबर mc²। ठीक है, ये गतिमान वस्तु की कुल ऊर्जा। 36, एक द्रव्यमान रहित कण की कुल ऊर्जा है। एक गतिमान रहित यानी कि एक द्रव्यमान रहित कण की कुल गतिज ऊर्जा, द टोटल एनर्जी ऑफ ए मास लेस यानी कि रेस्ट मास इक्वल टू 0 है, पार्टिकल इज ई इक्वल टू 2pc इक्वल टू pc इक्वल टू 0 ई इक्वल टू m0c²। तो द्रव्यमान रहित कण की कुल ऊर्जा है। क्या लग रहा है आप लोगों को? मैं समझ गया, अधिकांश बच्चों का राइट ऑप्शन डी होना चाहिए था, लेकिन ई बराबर पीसी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। 36 का वी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए 37 देख लेते हैं। एक अंतरिक्षमान पृथ्वी से, अंतरिक्ष मैन पता नहीं क्या है, पृथ्वी से 0.9 सी चाल से दूर जाते हुए अपने पीछे की ओर एक प्रकाश पुंज छोड़ता। ठीक है, अंतरिक्ष यान होगा यार। ठीक है, पृथ्वी पर एक प्रेषक को प्रकाश पुंज की चाल दिखाई देगी। वो डी पे आप टिक लगा दो 1c यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर। 38 देखो, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा के लिए व्यंजक है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है ई बराबर h न्यू माइनस के न्यू नोट। अरे वाह, क्या बोलते हैं, आपने वो नहीं पढ़ा आइंस्टीन की आपने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ी, लेकिन आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ी है ना, बस वही जो है ना यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, डी पे आप टिक लगा दो, ई बराबर h न्यू माइनस न्यू नोट, है ना। 39 देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का क्रॉम्पटन तरंगदैर्घ्य है, ये सबको पता होना चाहिए, 2.4 पिकोमीटर होता है। द क्रॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2.4 पिकोमीटर। याद कर लो ठीक से, ऐसे क्वेश्चन तो रट लिया करो। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू सबको याद होती है 6.63 या 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड कहाँ है हमारा इसमें? ए जूल सेकेंड जहाँ भी है ना, अब ये दोनों हैं। अब इसमें बी में 10 की घात -36 दे रखा है, ये तो है नहीं। सी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन यही वाला 6.626 मल्टीपल 10⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। 41 देखते हैं। एक दी गई धातु सतह के लिए निरोधी विभव का मान होगा। ए पे टिक लगा दो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के कैसे होता है बेटा? ये अनुक्रमानुपाती होता है। डी मत लगा देना कि बी और सी दोनों है, लाओ इस पे ठोक दो। 42 देखो, और ये हल करने की कोशिश करो। 10⁻7 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान है। एक इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान है। सी पे आप टिक लगा दें, 7.3 मल्टीपल 10⁻⁻11 मीटर। 3 नहीं है, मतलब 2 के आसपास में आएगा, जिसको आप 3 मान लोगे। ठीक है, 7.3 मल्टीपल 10⁻⁻11 मीटर। चलिए 43 देखते हैं। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का सत्यापन किसने किया? माइकलसन मोल्ले प्रयोग, डेविडसन जर्मन के प्रयोग द्वारा, क्रॉम्पटन प्रकीर्णन द्वारा। तो बी पे टिक लगाओ, डेविडसन जर्मन का जो प्रयोग है ना, इसके द्वारा ये पता करते हैं कि यार जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति होती है। ठीक है, किसके द्वारा? डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरंगदैर्घ्य लैम्डा और तरंग सदिश के में संबंध होता है, यानी कि द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव वेक्टर के इज के इक्वल टू 2π/λ। ठीक है, समझ गए? अरे यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं, साफ साफ बताता हूँ। यानी कि देखो, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी को शो करते हैं वीजी से और फेज वेलोसिटी को शो करते हैं वीपी से। तो सी पे टी लगा दो, वीजी इक्वल टू वीपी माइनस के लैम्डा डी वीपी/डी लैम्डा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये प्रूफ आप जब मारोगे ना, आप एक यूट्यूब पे जाना, सर्च बार में सर्च करना, यानी कि रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी वाइस आने सर, पूरे का पूरा रिलेशन, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, इनमें कैसे संबंध निकाला जाता है, सब कुछ बताया गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46। तो यहाँ पे सी पे टिक लगा दिया होगा। 46 देखो, एक तरंग फलन साइन आर टी को सामान्यीकृत कहा जाता है यदि कदी बी पे टिक लगा दो। यहाँ पे लिमिट भी दे रखी है, समाकलन लिमिट दे रखी है -इन्फिनिटी से +∞ तक, बाकी मोड साइन आर टी
स्क्वायर दे रखा मोड में, डेल टो यानी कि डी टो इक्वल टू 1, बी पे आप लगा दो टिक, राइट ऑप्शन है। 47 देखो जरा, ट्रांजिस्टर को अभिनति की आवश्यकता होती है, ट्रांजिस्टर वाइजिंग इन नीडेड फॉर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये वाला, इस बार भी रिपीट हो सकता है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए 47 पे बी पे टिक लगा दो, ठीक है, फेथफुल प्रवर्धन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ऑब्टेनिंग फेथफुल एम्पलीफिकेशन इज द राइट ऑप्शन, याद कर लो ठीक से। 48 पढ़ो, द स्टेबिलिटी फैक्टर एस फॉर ए फिक्स्ड रेसिस्टर वाइज सर्किट इज, यानी कि नियत प्रतिरोध ट्रांजिस्टर अभिनति के लिए स्थिरता गुणांक या कारक है, कारक एस है, का फॉर्मूला क्या है इसका, फंस गए। एस बराबर 1 प्लस बीटा पे टिक लगा दूँ, क्या लग रहा है आप लोगों को, फटाफट ऐसे बताओ, लगा दूँ, लगा दो। सी बराबर एस बराबर 1 प्लस बीटा इज द राइट ऑप्शन। 49 पढ़ो जरा एक बार, यानी कि इन कॉमन एमीटर, यानी कि उभयनित उत्सर्जक विन्यास ट्रांजिस्टर में दिशा लोड रेखा उत्सर्जक धारा आप इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर द डीसी लोड लाइंस इंटरेस्टेड द, यानी कि इंटरसेक्ट्स द आईसी एक्सिस, यानी कि कलेक्टर करंट एट, तो इसका राइट ऑप्शन 49 का। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में इंसान फंस जाता है कभी कभी, बी पे टिक लगा दो, वी सी सी अपॉन आर सी इज द राइट ऑप्शन। सीधे आगे बढ़ो, 50 देखते हैं, एक उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विभव प्रवर्धन यानी कि एम्पलीफिकेशन वोल्टेज है, द वोल्टेज गेन ए वी ऑफ ए कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज, तो 50 का जो राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए बी, एक 1 ही होता है, 1 होता है, बी तक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, द मोस्ट वाइडली यूज ट्रांजिस्टर वाइजिंग सर्किट इज, तो कॉमन एमीटर का नाम सुना है आपने, ये सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली ट्रांजिस्टर अभिनति है, नियत प्रतिरोध अभिनति, संग्राहक आधार अभिनति, वोल्टेज डिवाइडर अभिनति, या ए और बी दोनों, तो सी पे आप टिक लगा दो, वोल्टेज डिवाइडर अभिनति सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, वोल्टेज डिवाइडर वाइज। चलिए 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस, क्वेश्चन पढ़ो ज़रा ठीक से, क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से किस प्रवर्धक का उपयोग श्रव्य आवर्ती प्रवर्धक के लिए नहीं किया जाता, विच ऑफ द फ्लोइंग एम्पलीफायर कैन नॉट बी यूज फॉर ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन, तो 52 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, सीरीज सी यानी कि क्लास सी इज द राइट ऑप्शन। 53 देख लेते हैं, विच काइंड ऑफ कपलिंग इज पावर एम्पलीफायर, है शक्ति प्रवर्धकों में किस प्रकार का युग्मन प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा किस प्रकार का युग्मन प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है, ए पे टिक लगाओ, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, है ना, यही तो यूज़ होती है ना। अबे यार क्या यार तुम लोग भी। अच्छा ये बताओ, द गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, द आरसी युग्मित प्रवर्धक का, ठीक है, यानी कि निश्चित लाभ है, क्या होगा, द गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, तो राइट ऑप्शन जो है सी पे आप टिक लगा दो, उच्च व निम्न दोनों आवृत्तियों पर कम हो जाता है, यानी कि फॉल्स एट हाई एज वेल एज लो फ्रिक्वेंसी। चलिए यार हिंदी से बढ़िया तो इंग्लिश अच्छी है। श्रेणी ए प्रवर्धकों की ट्रांसफॉर्मर युग्मन में अधिकतम शक्ति दक्षता होती है, जल्दी बताओ, यानी कि द मैक्सिमम पावर ऑफ इफिशियंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर्स विद ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इज, तो मैंने बता दिया, तो मैं क्लास ए के जितने भी एम्पलीफायर होते हैं ना उन सब की जो इफ़िशियंसी होती है कितनी होती है, जल्दी बताओ फटाफट, यही से 50% के आसपास, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मर युग्मन में अधिकतम शक्ति दक्षता होती है 50%। चलिए तो टोटल क्वेश्चन मैंने कितने करवा दिए यहाँ पर, 55 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। इन्हीं 55 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करो, समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन, पता नहीं कितने क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम पेपर में यहीं से फंस जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।